अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मियां नवाज़ शरीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा है कि मैं तो सुरखरू हो गया हूं, लेकिन मुझे सज़ा देने वाले घर चले गए हैं। उन्होंने कहा मेरे केसेस में मॉनिटर बनकर बैठे हो जाने वाला जज इस्तीफ़ा देकर चला गया है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। नवाज़ शरीफ किस को क्या पैगाम दे रहे हैं? अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, अपने सुरखरू होने की बात कर रहे हैं आवाम के साथ, और साथ साथ दूसरी तरफ किस को ललकार रहे हैं कि आप मेरे ख़िलाफ़ मॉनिटर जज थे, दाल में कुछ काला है तो आप इस्तीफ़ा दे के चले गए, वरना हालात का सामना करते। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नवाज़ शरीफ की इस गुफ्तगू पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे नसीम सिद्दीकी और अंबर शमसी। अंबर, वो हमारे यहाँ उधर कहते हैं सुनाना बहू को और कहना बेटी को वाली बात है। नवाज शरीफ किसको सुना रहे हैं और किसको कह रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ है। आप यानी कि कहना चाह रहे हैं कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। हाँ, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। अच्छा, ये दिलचस्प है और मेरे ख्याल में कि ये हमेशा मौक़िफ़ मेरा तो रहा है कि याद रखने की ज़रूरत है जो इदारे जिनके सरबराह रहते हैं, इदारों के सरबराह तब्दील होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सियासतदान नहीं होते। और ज़ाहिर है क्योंकि उनका इशारा जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ भी है, जिन्होंने जल्दी अपनी रिटायरमेंट का बंदोबस्त कर लिया। ये भी हम कह सकते हैं कि हालात भी बदल जाते हैं और वो हालात लेकिन सियासतदान के लिए भी बदल सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि 2023 से कबल मियां नवाज शरीफ के, बल्कि मैं कहूँ कि 2022 से कबल मियां नवाज शरीफ के लिए जो हालात थे वो हालात नहीं, इसलिए क्योंकि इदारों के सरबराहान भी चले गए। उनका इशारा यही है शायद कि सियासतदान तो सियासत करते रहते हैं, और मेरे ख्याल में इसमें एक सबक भी है आगे के लिए भी, और इस पे भी बात करनी चाहिए कि जो हालात इस वक्त भी बने हुए हैं, जो साजगार है मियां नवाज शरीफ के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह साजगार रहेंगे। चाहे जितनी ज़मानतें आप दें मुज़म्मिल कि क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं। जब इमरान खान साहब भी आए थे उस वक्त एक 10 साला मंसूबा था, उस वक्त भी हमें बताया जा रहा था कि बहुत एक वन पेज पे हैं, बहुत आइडियल एक रिलेशनशिप है फ़ौज के साथ, फ़ौजी क़यादत के साथ, और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब के साथ। लेकिन वो हालात जब बदले तो किस तरह से बदले आप देखें, कितना ज़्यादा पानी गुजर के अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते 2021 के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और अब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो पैगाम है ये मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर अदलिया के कुछ ख़ास मेंबरान के लिए भी कर रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के लिए भी शायद पैगाम होगा। एक सियासतदान रिटायर नहीं होता, वापस आता है अगर वो अपनी सियासत यानी जो पावर पॉलिटिक्स है उनको खेलनी आए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो एक ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप होती है या इंसाफ होता है, ये भी मेरे ख्याल में हालात और जो सियासी जमात और उसके सरबराह के जो रवैया है, और बदकिस्मती की बात ये है कि उसके भी पर डिपेंडेंट होता है। देखें अंबर, मैं अब चूँकि नसीम सिद्दीकी साहब की तरफ जाना है। नसीम साहब वो बात कर रहे हैं एजाजुल एहसन साहब की और उनके इस्तीफ़ा देकर चले जाने की, और हमने देखा काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर इतना भी कुछ ऑनस्लॉट आया लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब पर इतना ऑनस्लॉट आया, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और भी बेशुमार अदलिया में मिसालें हैं कि उन्होंने मुकाबला किया और जजेस जो हैं वो इस तरह इस्तीफ़ा दे के घर नहीं चले जाते हैं। लेकिन एजाजुल एहसन साहब ने पुरसरार तौर पर इस्तीफ़ा देकर घर जाना चाहा, जो कि अदलिया में अच्छी मिसाल नहीं समझी जाती। नवाज शरीफ इसी पर कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला था तभी इस्तीफ़ा देकर भाग गए। देखिए मुज़म्मिल साहब, आपको तमाम बातों का इल्म है। अगर हम चंद जजेस की जब बात करते हैं तो हर कोई इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलता है। जैसे अंबर ने कहा ना, खुश नहीं होना चाहिए। अगर एजाजुल एहसन थे तो वो अपनी मर्जी से, या मेरे ख्याल से उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी नवाज शरीफ साहब की। साकिब निसार साहब भी किसी के कहने पे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर तमाम मामलात हो रहे थे, और ये मोहरे बनते हैं जिस तरह आज के लोग भी मोहरे बने हुए, आज के जजेस भी मोहरे बने हुए, क्योंकि चलती इस्टेब्लिशमेंट की है।
अगर इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की ठीक थी तो सारे मामला ठीक चल रहे थे, सब अच्छा है कि खबर आ रही थी। नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा ये चीज़ें भुगत चुके हैं। एक दफ़ा जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, उसके बाद उन्होंने सौंपते बर्दाश्त की, उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे बने, लेकिन जब अच्छा वक्त आया, इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, तो सारे मुकदमा ख़त्म हो गए। जरदारी साहब भी ये चीज़ें 2 दफ़ा भुगत चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी 2 दफ़ा ये चीज़ें भुगत चुके हैं। अच्छा, फिर बात बिल्कुल ठीक है, देखे ना, वो केस बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया, पनामा वाला, जिसके ऊपर इनको अपना जस्टिस साहब को बना के बिठाया था कि निगरानी करेंगे उसकी। अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के मुंह से ये बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती कि जब शहबाज शरीफ साहब जस्टिस कय्यूम मरूम को फ़ोन किया करते थे, या उस वक्त के चीफ जस्टिस राशिद साहब थे, उनको फ़ोन करके अपनी मर्जी के फैसले करवाया करते थे, तो ये तो हर वक्त में होता है कि जब आपके साथ स्टैब्लिशमेंट है, आप ताकत में हैं, आप जजेस को भी इस्तेमाल करते हैं, आप तमाम इदारों के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। असल में ये ट्रेंड पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ आना चाहिए कि अगर कोई करप्ट है, कोई ऐसी बात है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह केसेस सियासतदानों के ऊपर पहले चलते हैं, इतनी हाइप मिलती है। जरदारी साहब के केसेस आप देख लें कि किस तरह उनके ऊपर जो है वो सरे महल के केसेस चले, पता नहीं कौन कौन सा केस चला, फेक अकाउंट्स के केसेस चले। उनका एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट ये होता है कि अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है तो आपके तमाम मामला ठीक हो जाते हैं। अभी कल को अगर इमरान खान की भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो जाती है, मामला दुरुस्त हो जाते हैं, तो ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो इन केसेस की कोई वैल्यू नहीं होती। नवाज शरीफ साहब एक बड़े कद के लीडर हैं, उन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मेरे ख्याल से अगर वो अपनी कैंपेन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए किस तरह मईशत बेहतर हो सकती है, किस तरह पाकिस्तान को इस टर्मोइल में से निकाला जा सकता है, और उनको उनके पास पूरी सलाहियत मौजूद है, उन्होंने इससे पहले भी प्रूफ किया हुआ है। मेरे ख्याल से इस तरह जजेस के ऊपर टॉन्ट करना और फिर अपने भाई से जजेस को फ़ोन कराना, ये सारी चीज़ें सामने हैं और लोग इन चीज़ों से तंग आ चुके हुए हैं। तो इस वक्त ये है कि जो शख्स पाकिस्तान को बहरानों से निकालेगा, मुआशी बहरान से निकालेगा, महंगाई कम करेगा, नौजवानों को रोजगार देगा, मेरे ख्याल से हर कोई उसको एक्सेप्ट भी करेगा, उसको उसके लिए अच्छे कलमात भी निकालेगा। मैं खुद दुआ गो हूँ कि ये इलेक्शन होते हैं, जो भी आए पाकिस्तान के लिए बेहतरी आए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी आए। मेरे ख्याल से अब ये ताने तशन्ने जो है ना, ये अच्छे इसलिए नहीं लगते कि आपको पता है कि कौन किसके इशारों पे के ऊपर क्या काम कर रहा होता है। उस वक्त इजाजुल एहसन के ऊपर क्या प्रेशर था और अभी शायद वो प्रेशर नहीं ले सके। आपने जस्टिस फाइज ईसा की बात की, तो वो डेफिनेटली उन हालात में वो पिंडी चले गए थे और पिंडी जाके उन्होंने अपने मामला दुरुस्त कर लिए थे। शायद इजाजुल एहसन साहब पिंडी नहीं जा सके और अपने मामला दुरुस्त नहीं कर सके, इसलिए उनको रिजाइन देना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा मामला नहीं। हमारे मुल्क की अगर तारीख देखी जाए तो इस तरह के लोगों से तारीख भरी पड़ी है। जी मुजम्मिल साहब। देखिए नसीम सिद्दीकी साहब, सवाल गंदम जवाब चना। इमरान खान की तो कोई बात ही नहीं थी, बात इजाजुल एहसन साहब की थी और आप दोनों ने नोहा इमरान खान का पढ़ दिया और उसका सारा तो मेरा मतलब है गुफ्तगू इजाजुल एहसन साहब पर करनी थी, पर आप दोनों ने मिलकर जो है गुफ्तगू सारी इमरान खान और उसके केसेस का नोहा पढ़ दिया। सवाल इतना है कि इजाजुल एहसन साहब इस्तीफ़ा देकर क्यों चले गए। सवाल इतना है कि इजाजुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ अगर, जबकि कोई रेफरेंस भी मौजूद नहीं था, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से क्लीन चिट मिल चुकी थी, उनके ख़िलाफ़ तमाम रेफरेंस मुस्तरद कर दिए गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुकम्मल क्लीन चिट मिल चुकी थी। अच्छा मुजम्मिल साहब, इसका जवाब एक मिनट बात तो कर ले नसीम साहब, बात तो कर ले। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। आपने जो अपना टाइम था वो इमरान खान के नोहे में ज़ाया कर दिया, मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अब आप समझें तो सवाल ये है कि नवाज शरीफ मुखातब तो इजाजुल एहसन साहब से थे कि भाई तू क्यों इस्तीफ़ा दे के चला गया, तेरे दाल में कुछ काला है, तुमने फेस क्यों नहीं किया। और ये सवाल जायज़ है, मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक भी शिकायत पेंडिंग नहीं है, आप क्यों चले गए। बताएं ना कौम को आकर कि भाई मैंने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया, मेरे ऊपर ये मेरी कोई चीज़ थी या ये करप्शन थी या कॉन्स्टिट्यूशन 1 था या मैं कोई बीमार हो गया था। मतलब एक एम्बिग्विटी है उनके इस्तीफ़े के हवाले से। और फिर अब वो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो हम गुफ्तगू इजाजुल एहसन साहब की कर रहे थे, उनका इस्तीफ़े के ऊपर कर रहे थे। मैंने उसमें ये मिसाल दी कि जिन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस मौजूद था
काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मौजूद था, उस रेफरेंस का सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ, उनकी बेगम को मुल्ज़िम के कटहरे में खड़ा किया गया। वो अपनी बेगम को मुल्ज़िम के कटहरे में खड़े करके साथ खड़े रहे और मुल्ज़िम के तौर पे पेश होते रहे। उन्होंने फेस किया, वो तो इस्तीफ़ा देकर नहीं चले गए। पता नहीं आपको पता होगा, पिंडी गए वो तो उमर ताब बंदियाल की अदालत में वो और उनकी बेगम बतौर मुल्ज़िम खड़े रहे और बंदियाल साहब उनकी बेगम से बदतमीजी भी करते रहे, लेकिन उन्होंने फेस किया। वो इस्तीफा देकर तो नहीं चले गए ना। इफ्तिखार चौधरी ने इस्तीफा नहीं दिया और कई जजेस ने नहीं दिया। ये भागने, ये क्यों भाग गया? मेरा नसीम साहब से सवाल है, क्योंकि उन्होंने जो अभी इल्जाम लगाया है कि जो आपने बताया, और यही मेरी समझ है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक केस था, उन्होंने तो ओपन ट्रायल का बल्कि सिफारिश भी की थी, केसेस का सामना भी किया और फिर सुरखरू हो गए। हम तो यही कहते हैं ना। लेकिन जो नसीम साहब ने कहना है कि अगर वो सुरखरू इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ जो केस था उसका सामना किया और वो हमारे सामने उसका नतीजा क्या निकला। जस्टिस काजी फायज ईसा आपसे नसीम साहब सवाल है, कब पिंडी के जाकर मुलाकातें की और उसके नतीजे में आप समझते हैं कि वो अब चीफ जस्टिस हैं और आगे उनके लिए आसानियां पैदा होंगी? मैं थोड़ी सी टाइमलाइन एस्टैब्लिश करना चाह रही हूँ क्योंकि आपके पास शायद मुझसे ज्यादा मालूमात है। अंबर देखिए, बात यह है कि काजी फायज ईसा साहब इस वक्त सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनके बारे में कोई बात इस तरह खुल के करनी या कोई चीजें मेरे ख्याल से हमारे टीवी आपने एक इल्जाम लगाया ना, तो मैं सवाल जो कर रही थी कि कब मुलाकात हुई थी और मैंने इल्जाम नहीं लगाया, तो बातें कुछ और भी की थी। मैंने और भी बातें की थी कि जिस तरह मैं समझना चाह रही हूँ, मालूमात मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे समझना चाह रही थी कि उनकी कब मुलाकात हुई थी और क्या चीफ जस्टिस बनने से पहले। सुनने में यही है कि जो भी हमारे जराए होते हैं कि उन्होंने अपने मामलात को दुरुस्त किया। और अंबर आप भी समझती हैं किस तरह से दुरुस्त किया, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। चलती है, ये तो नहीं कि आपको शायद बातों का इल्म ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात हैं वो कहाँ से चलते हैं, कहाँ से डील होती है, आपको सब पता है। लोग किस तरह सुरखरू होते हैं। और अगर मुजम्मिल साहब के बताए उन्होंने क्यों दिया, मैं ये जानना नहीं चाह रही कि देखिए मैं भी समझती हूँ ताकत का मरकज, इसमें कोई शक नहीं है, पिंडी है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने मेरे ख्याल में मखसूस जो है आपने एक केस को उठाकर और एक खास शख्सियत को लेकर एक बात की है, तो मैं समझना चाहती थी टाइमलाइन क्या है, चीफ जस्टिस बनने से पहले, चीफ जस्टिस बनने के बाद, देखिए और कौन से मामले गुजरे हैं। जब आपके ऊपर कोई अपना बुरा वक्त आया होता है, डेफिनेटली उसी वक्त आपकी डील होती है ना। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस आने के बाद तो डील नहीं की। मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रही, लंदन प्लान का जिक्र होता था, वो आपने जो बात की थी उसकी तफसीलात जानना चाह रही। चले नसीम साहब, बात यह है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने मुखालिफ जजेस के सामने अपना मुकदमा पेश किया, अदालत में पेश हुए और वहाँ से ख़ुद को सुरखरू किया। इजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ ना कोई मुकदमा था, ना कोई शिकायत थी, ना कोई रेफरेंस था, ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। जैसे काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जनरल फैद ने रेफरेंस पेश किया, वो रेफरेंस कोई ऐसा रेफरेंस इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड पर मौजूद था, बल्कि काजी फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ तमाम रेफरेंस मुस्तरद कर दिए और उनको क्लीन चिट दी। इसके बाद भी उनका इस्तीफ़ा देना एक सवाल है। नवाज शरीफ ने वो सवाल आवाम की अदालत में किया है। उन्होंने कहा है चोर की दाढ़ी में तिनका था, दाल में कुछ काला था। इजाज़ुल एहसन साहब को चाहिए कि वो आकर बताएं कि जब उनके ख़िलाफ़ किसी फोरम पर ना कोई शिकायत थी, ना कोई मसला था, कोई उनके ऊपर रेफरेंस नहीं था, तो वो इस्तीफ़ा देकर क्यों चले गए। सादा सा सवाल है। बाकी आप बीच में पिंडी ले आएँ, आप काठमांडू ले आएँ, आप नेपाल ले आएँ, आपकी मर्ज़ी है। सादा सा सवाल किया है नवाज शरीफ ने, भाई तुम घर क्यों चले गए, बता तो दो, तुम क्यों इस्तीफा देकर चले गए। इतना सा सवाल किया है, वो दे दें सवाल। मैं इस्तीफा देकर क्यों गया, मेरी क्या मजबूरी थी। 6 महीने बाद तो मैंने चीफ जस्टिस बन जाना था, मैं क्यों इस्तीफा देकर चला गया। मैं क्या दाल में काला है, क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है,
क्या है वो बता दें आकर। इतना तो सवाल पूछा है जाजुल हसन साहब से, इसमें नोहा पढ़ने वाली बात तो मुजम्मिल साहब हौसला रखे, मुजम्मिल साहब हौसला रखो, मुजम्मिल साहब हौसला रखे। नवाज शरीफ ते सादा रोटी नहीं खांदा कदी, और चोपड़ी तो बगैर वो खांदा नहीं। आप सादा सवाल की बात कर रहे हैं, वो इतना ही सादा है। हाँ सुने ना, आप जवाब सुने, क्योंकि आपकी आवाज मुझे फिर वो कटती है बीच में, कि जब लंदन प्लान सारा बना है रिजीम चेंज करने का, तो उसमें ये फरमाइश रखी गई थी कि जब मैं आऊंगा तो ये जाजुल एहसन को जस्टिस नहीं रहना चाहिए, ये मेरे केसेस के ऊपर निगरान लगा रहा है। ये तो आपकी फरमाइश थी। नवाज शरीफ वो क्यों चले गए, वो ना देते इस्तीफा। बोले हैं कि आप उनके रिजाइन को इतना इजी दे रहे हैं कि ये जी रिजाइन कैसे दे दिया, आपको सब पता है किस तरह। मुझे कैसे पता है? आपको लंदन एक लंदन प्लान, नसीम साहब एक लंदन प्लान का, नसीम सिद्दीकी साहब को लंदन में बैठे लंदन प्लान का पता है, हमें पाकिस्तान में बैठ के नहीं पता। हमें ये पता है कि उनके खिलाफ, देखिए जिसको आपने निकालना होता है आप उसका कोई मीडिया ट्रायल करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आती है उसके खिलाफ, कोई रेफरेंस आता है, कोई उसके ऊपर दबाव डालते हैं। इजाजुल हसन साहब की चीज़ में के केस में ना कोई सोशल मीडिया पे उनकी कोई ऑडियो आई, ना वीडियो आई, ना उनके ऊपर कोई रेफरेंस था, ना कोई उनका स्कैंडल आया, ना कुछ आया। एक क्लीन चिट के साथ उन्होंने यकदम इस्तीफा दिया। सवाल तो बनता है, पावे आप सादा कर लें, पावे चोपड़ियों वाला कर लें, मतलब एक आदमी जिसके पास पाकिस्तान में क्लीन चिट थी वो क्यों इस्तीफा दे गया, ये सवाल पूछना भी नसीम सिद्दीकी साहब के नजदीक जुर्म है। उनका ख्याल है ये भी कोई गहराई बात है, कोई गहराई बात है। कोई बंदा किसी वक्त भी रिजाइन दे के जा सकता है, उसकी प्रेरोगेटिव होता है उसका। अगर इतना ही सादा बात है तो उन्होंने रिजाइन दिया, उसमें कोई गैर आईनी बात है, कोई गैर कानूनी बात है, आप वो बता देना। जिस मुल्क में इस वक्त गैर आईनी काम चल रहे हैं, 90 दिन के आप अंदर आप इलेक्शन नहीं कराते, अपनी निगरान गवर्नमेंटें जो है गैर आईनी बनी हुई है, वहां पे आप सवाल नहीं पूछते। और एक बंदा अगर आइन और कानून के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल करते हुए रिजाइन दे देता है, तो उसमें से आप क्या ढूंढने के लिए निकल पड़े? फिर निकल पड़े तो आप सरे महल ढूंढे, आप पनामा की रसीदें जमा कराएं, फिर बाकी लोग भी अपनी बेगम के जो फ्लैट है उनकी रसीदें जमा कराएं। लोगों के कागजात मुस्तरद आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने अपने बेटों का फला जवाब नहीं दिया, तो फिर लोग अपने अपने सवालों के जवाब देंगे। तो सादा सा सवाल है तो सादा सा जवाब है, भाई उनकी मर्जी है, वो नहीं करना चाह रहे थे इस माहौल में काम। उन्होंने कहा कि इज्जत के साथ हम चले जाएं, हमें इस जो मामलात आजकल चल रहे हैं, जिस तरह केसेस के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर मजाक उड़ रहा है या फैसलों के ऊपर में तनकीद हो रही है, उन्होंने कहा कि ऐसे उसमें से निकल जाना चाहिए, इस तरह के माहौल में से, और इज्जत के साथ घर चले जाना चाहिए। ये सादा सवाल का सादा जवाब आप ले लें। आपने बीच में अगर कुछ निकालना ही है उसमें से तो फिर निकालते रहे, आप ढूंढते रहे। आप नहीं निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कौम को सब पता है कि वो मज़ाहिर अली नकवी के साथ खड़े थे, कौम को सब पता है कि वो मज़ाहिर अली नकवी के साथ खड़े थे। उनका और मज़ाहिर अली नकवी साहब का जुट था, दोनों इकट्ठे ही चले गए। कौम देख रही है, कौम देख रही है इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। नसीम सिद्दीकी साहब को लंदन ज़्यादा धुंधला नज़र आ रहा है। बहरहाल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। सहाफ़ियों पर जो FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने के हवाले से नोटिस भिजवाए गए थे, इस हवाले से एक पुराना केस भी मौजूद था जिसकी आज हेयरिंग हुई, उसमें ये मामला भी देखा गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि सहाफ़ियों के जिंदा कौमें माजी से सीखती हैं। हम कहते हैं आगे बढ़ो और मिट्टी पाओ। किसी भी सहाफ़ी या आम शख्स को तनकीद करने से नहीं रोक सकते, फतवे देने वालों से बदतर, और हम उनको भी हकूक़ दिलाएंगे जो हमारे सामने नहीं हैं। तो टेक्निकली आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा है कि मुझ पर तनकीद करने से या सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने पर किसी के ख़िलाफ़ कोई पर्चा ना हो, बल्कि आपको खुली इजाज़त है, आप मेरी ज़ात पर भी जितनी मर्ज़ी तनकीद करें। अंबर शमसी, अंबर, आप समझती हैं उनका ये मौक़िफ़ कानून के मुताबिक दुरुस्त है कि वो कहें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लिहाजा आप जितनी मर्ज़ी तनकीद करें, या उनको कहना चाहिए था कि जो अगर कानून में जिस चीज़ की इजाज़त है वो होनी चाहिए और जो कानून में इजाज़त नहीं है वो नहीं होना चाहिए?
मेरे ख्याल में कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फराग दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कानून में तो जाहिर है इसका इलाज है और कानून के मुताबिक हो भी सकता है। और जाहिर है इस पर तनकीद भी होती है कि मैं बिल्कुल समझती हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें कुछ शराइत होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि आपको तवाज़ुन भी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उन तमाम सहाफ़ियों की फ़हरिस्त देखें, शायद उनमें से कुछ हैं जो तनकीद भी कर रहे थे, कुछ तज़हीक भी कर रहे थे, तो आप किस तरह से इस फ़र्क को आप डिफ़ाइन करेंगे और फिर ज़ाहिर प्रोसिक्यूट करेंगे। हमने ये भी देखा है और इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये भी बात की थी कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो FIA बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा करती है, यानी कि जो रियासती इदारे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जब करना हो तो बहुत तेज़ी दिखाती है, लेकिन जब शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना हो, इतनी सारी ख़वातीन, मैं आपको ज़ाती तौर पर बता सकती हूँ, इतनी सारी ख़वातीन जो शिकायत दर्ज करती हैं कि उनकी तज़हीक हुई है, लेकिन वो केसेस आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जैसे ही किसी रियासती इदारे के ख़िलाफ़ होता है तो कितनी तेज़ी से निपटा जाता है। तो शायद हम कह सकते हैं कि जो फराग दिली है, आप ये जो मसला है जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी अपने ज़ाहिर रिमार्क्स में इसको एड्रेस किया था कि मसला तो यही है ना कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पैसे कमाते हैं तज़हीक से, गाली गलोच से। अब उसका क्या इलाज है? क्या रियासत वो इलाज करेगी या मीडिया इदारे करेंगे, खुद करेंगे? यानी कि मीडिया की जो प्रेस एसोसिएशंस हो गए, क्लब्स हो गए, रेगुलेट खुद करेंगे या हम मौका देंगे कि रियासत ये हल निकाले? तो मेरे ख्याल में कि कानूनी एतबार से ये जो फराग दिली है, हमने देखा कि रियासत का क्या रवैया है सहाफ़ियों के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, और तो मेरे ख्याल में कि मेरी नज़र में तो ये दुरुस्त मौक़िफ़ है। जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जो अपने आप को सहाफ़ी कहते तो हैं, लेकिन उनका पूरा करियर जो है तज़हीक और गाली गलोच की बुनियाद पर किया जाता है, ये कुछ तो जो लोग उनके सुनते हैं उन पे भी हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए कि वो भी कुछ तंग आ जाए। और दूसरा, जो सोशल मीडिया कंपनीज उनको प्रॉफिट उनको देती हैं, उनका इलाज उस तरीके से भी होना चाहिए, कुछ सेल्फ रेगुलेशन मीडिया इंडस्ट्री में भी होनी चाहिए। ठीक है अंबर, आपकी आवाज़ शायद मेरे तक अब नहीं आ रही थी। नसीम सिद्दीकी साहब, चीफ जस्टिस ने कहा है मुझे गाली दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी मर्ज़ी गाली मुझे दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने माजी में ऐसे चीफ जस्टिस भी देखे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के मेंबरान को, सियासतदानों को फ़क्त एक तकरीर करने पर किसी जलसे में तौहीन अदालत की सज़ाएँ सुनाई, नाअहली की, जेलों में भेजा। तो आप इस तकाबली जायज़े को कैसे देखते हैं कि एक साकिब निसार साहब थे जो तौहीन अदालत पे इतने सेंसिटिव थे कि वो सियासतदानों को सज़ाएँ सुना देते थे, या आपने मेरे ख़िलाफ़ तकरीर की है, और एक चीफ जस्टिस है वो कहता है आप मुझे जितनी मर्ज़ी गाली दे दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? अच्छा देखिए, जो आपने मुज़म्मिल साहब सवाल किया था ना, वो बड़ा बेहतरीन सवाल था कि काजी फायज ईसा को कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए या कानून में नरमी कर देनी चाहिए। वो सवाल अंबर के लिए था, आपके लिए नहीं था। आपके लिए तकाबली जायजे वाला सवाल है। अच्छा, उसमें ठीक है ना, मैं होस्ट के तौर पे बैठा हूं तो सवाल करने का हक तो मुझे देना। जी 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 बिल्कुल जनाब। साकिब निसार साहब का जो रवैया था वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। जिस तरह वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाके लोगों की तज़हीक करते थे, कोर्ट के अंदर तज़हीक करते थे, या जिस तरह उन्होंने सजाएं सुनाई, वहां पे कोई ना कोई मोटिव नजर आता था और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और गलत था। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने एक अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि इतना अच्छा जेस्चर देने की जरूरत नहीं। मैं जुमला लेता हूं अंबर का। अंबर ने कहा कि तनकीद और तज़हीक, ठीक है ना, ये दो बातें, बहुत फर्क है इन दोनों के अंदर ना। आप तनकीद जितनी मर्जी करें, आपको इजाजत होनी चाहिए, लेकिन तज़हीक करने वाले को ना माफी होनी चाहिए ना इजाजत होनी चाहिए, और बिल्कुल उसकी पकड़ होनी चाहिए। जब तक आप सजा और जजा नहीं होगी
जब तक मुआशरा दुरुस्त नहीं होगा, आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, आपका बड़ा दिल गुर्दा कि आप कहते हैं जी जितनी मर्जी तनकीद कर लो, गाली निकालो, मैं माफ करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कानून देखना चाहिए। आप वहाँ पे कानून के रखवाले बैठे हैं, आप आइन के रखवाले बैठे हैं। आइन क्या कहता है? तनकीद हो सकती है, बिल्कुल। जिन लोगों ने तनकीद की है उनको तनकीद करने दें, लेकिन जिन लोगों ने तज़ीक की है और जो कानून के दायरे में आते हैं, आपको बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप उनको माफ़ कर दें, आप उनको माफ़ी दे दें। उनकी आप सज़ा में थोड़ी बहुत नरमी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, ये इतना बड़ा मसला हमारे सोशल मीडिया का बढ़ता चला जा रहा है, इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप माफिया देनी शुरू कर देंगे, फिर तो लोगों के हौसले दिल गुर्दे बड़े होंगे। डॉलरों के चक्रों में लोग जो है वो तज़ीक करना शुरू कर देंगे, मुआशरे में और बिगाड़ आएगा नौजवान नस्ल को। आप क्या पैगाम देंगे? तो यहाँ पे मैं इनकी एक बात से बिल्कुल इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ कि उनको माफी नहीं देनी चाहिए। जो कानून के दायरे में आता है उसको कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि फलां मामले में कानून अपना किरदार अदा करेगा, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। तो कानून को अपना रास्ता अपनाना देना चाहिए। आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए माफी बिल्कुल ना दें। जी मुज़म्मिल साहब। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, अब बड़ी है अरसे बाद ना मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। काफ़ी अरसा ही हो गया मुझे आपसे मुत्तफिक हुए, और मैं समझता हूँ कि आप और अंबर दोनों ठीक बात कर रहे हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास कोई हक़ और कोई इख्तियार नहीं है डेफमेशन को माफ़ करने का, डेफमेटरी रिमार्क्स को माफ़ करने का, और उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि जहाँ कानून से तजावुज़ हुआ है वो उसको कहें कि मेरी ज़ात का मामला है, मैं माफ़ करता हूँ। उन्होंने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। जिसने कानून तोड़ा है उन्हें कहना चाहिए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बात उनकी ज़ात की नहीं है। आपने बात ठीक निशानदेही की कि हम जब चीफ़ जस्टिस की ज़ात की या अदलिया की तज़हीक की माफ़ी देंगे, फिर आप कल कहेंगे फ़ौज की तज़हीक की भी माफ़ी दें। देखें, अदलिया ने कहा है कि मुझे जितनी मर्ज़ी, जब चीफ़ जस्टिस कह रहे हैं कि मुझे जितनी मर्ज़ी गालियाँ निकाले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप कहेंगे आर्मी चीफ़ को भी कहना चाहिए कि मुझे जितनी मर्ज़ी गाली निकाले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप तकाबली जायज़ा शुरू कर देंगे ना। आज आप कह रहे हैं कि अदलिया कह रही है मुझे हमें जितना मर्ज़ी बुरा भला कहें हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कल आप कहेंगे फ़ौज को भी कोई नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, हम उनको जितना मर्ज़ी बुरा भला कहें। परसों आप कहेंगे कि इस मुल्क के किसी भी सियासतदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको जितनी मर्जी गाली दें, जितनी मर्जी दें, बुरा भला कहें। चीफ जस्टिस ने कहा है ना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको भी उतनी बर्दाश्त रखनी चाहिए जितनी काजी फ़ायज़ ईसा में है। तो मेरे ख्याल में काजी साहब कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे हैं। ये मेरा मतलब है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है जब कोई मुझे गाली निकाले। मुझे फ़र्क पड़ता है जब कोई पाक फ़ौज को गाली निकाले, पाकिस्तान को गाली निकाले, पाकिस्तान के इदारों को गाली निकाले। तनकीद और तज़हीक में फ़र्क रखना चाहिए। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट तनकीद और तज़हीक दोनों को माफ़ करेगा तो फिर मैं समझता हूँ मेरा मुजरम भी सुप्रीम कोर्ट होगा, क्योंकि उसने इस मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया है। अंबर, आप मुझसे मुत्तफ़िक हैं इस बात से? नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। और मैंने तो खैर मकदम किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फरागदरी का, क्योंकि इसलिए क्योंकि वहाँ अदालत में भी यही बात हुई जो मैंने कही कि FIA बहुत तेजी दिखाती है जब रियासत का मामला आता है। दिखानी भी चाहिए अंबर, रियासत मुकद्दम है, पाकिस्तान रियासत इदारे मुकद्दम है हमारे, दिखानी भी चाहिए। हम भूल जाते हैं कि शहरी का भी कुछ हक होता है। जब शहरी शिकायत लेकर जाते हैं, बजड़ावाला का बहुत एक बड़ी अच्छी मिसाल भी दी थी अदालत में आज। वो कहाँ है, कितने लोगों को पकड़ा, कानून के दायरे में लाया गया। ये भी वो मामलात हैं जिससे आप मुआशरे में की कमज़ोरी की अक्कासी भी होती है, और सज़ा और जज़ा और उसके आप देखिए पुरतशद्दुद उसके असरात भी आपको नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर अगर जड़ावाली की बात करें तो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के, अक़लियती बिरादरी के ख़िलाफ़। तो मैं कहूँगी कि या तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो तवाज़ुन दिखा सकें, जहाँ उन्होंने शहरियों और इस किस्म की जो नफ़रत आमेज़ जो कैंपेन्स हैं जो चलाते हैं शहरियों के ख़िलाफ़ या वनरेबल कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ या अक़लियती बिरादरियों के ख़िलाफ़, उनकी पकड़ दकड़ हुई है, उनको कानून के दायरे में उनको सज़ा हुई है, तो फिर मैं कह सकूंगी अच्छा चले ठीक है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। रियासत की भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और कमज़ोर तबक़ात को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है।
ये चीफ जस्टिस ने अगर कानून से तजावुज़ किया है वो शायद इसलिए किया है क्योंकि इस फहरिस्त में बहुत सारे ऐसे भी सहाफ़ी हैं जिन्होंने तनकीद की है, तज़हीक नहीं की। तो फिर आप कौन डिफाइन करेगा? क्या हम कह सकते हैं कि आप जैसे कहा जाता है ना कि पानी का ग्लास नजर आता है किसी को वही शायद बात जो है वो आधी भरी हुई नजर आती है, मुस्बत उसको देखते हैं, तनकीदी नजर को देखते हैं। लोग तनकीद पे भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ना, या वो कहते हैं कि खाली है ग्लास। अंबर आपका पॉइंट आ गया मेरा, मतलब we have to be very careful about this balance is what I'm saying. नसीम सिद्दीकी साहब, आपके पास आप क्या समझते हैं? अंबर का ख्याल है कि उन्होंने ठीक किया, फराख्तली दिखाई है, उनको माफ कर देना चाहिए जो अंबर का मौक़िफ़ है। मेरा मौक़िफ़ उससे उल्टा है, आप बताएं। जी मुज़म्मिल साहब, एक तो मैंने ये कहा था कि अभी तक कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं आया जिसमें लिखा हो कि FIA नोटिस वापस ले ले। फिर जब FIA ने अपनी थोड़ी सी जो बात बताई है, नोटिस दिए, उसमें कहा कि जब हमने ये नोटिस दिए तो उसके बाद कई लोगों ने अपने ट्वीट डिलीट किए, कई लोग डर गए, कई लोगों ने जो है वो इस किस्म के जो बयानात दे रहे थे या ट्वीट्स कर रहे थे उसको खत्म कर दिया। तो बात यह है कि कानून और आइन आपको यही कहता है कि अगर कोई तनकीद कर रहा था, उसको नोटिस मिला, उसका नोटिस आप वापस करवा देते। अगर किसी ने तज़हीक की है, गलत जुमले इस्तेमाल किए हैं, बात को किसी गलत तरफ ले जाना शुरू किया है, उसमें सियासत डाली है, उन लोगों का मुआवजा बिल्कुल होना चाहिए। जब तक आप ये क्लैरिटी नहीं लाएंगे, आप एक तरफ मुसर्रत हलाली कह रही हैं कि सोशल मीडिया ने हमारा इमेज तबाह करके रख दिया दुनिया के अंदर, दूसरी तरफ आप उनको माफ कर रहे हैं। जब आप माफ कर रहे हैं, उनके हौसले फिर बुलंद हो जाएंगे, कल को आप कोई और फैसला देंगे, उसके ऊपर तनकीद और तज़हीक शुरू हो जाएगी। तनकीद से कोई मुबर्रा मतलब नहीं है, तनकीद हो सकती है, जब फैसला आ जाता है, कानून आपको इजाजत देता है, आप उसके ऊपर तनकीद करें। लेकिन ये जो तज़हीक है, अपनी लाइक्स बढ़ानी है, अपने डॉलर ज्यादा कमाने, इस तरह के लोगों को अगर आप मुआवजा नहीं करेंगे तो ये मामला बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बात में मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं और आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि ये माफी तलाफी नहीं होनी चाहिए, कोई इसकी इजाजत आपको नहीं देता। अगर आपकी जात के ऊपर बात आ रही है सिर्फ, तो आप वहां पे माफी दे दें। लेकिन जहां पे पूरी जुडिशरी मौजूद है, आपके बेंच के दूसरे लोग मौजूद हैं और एक तज़हीक का आंसर बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है, तो वह कुछ ना कुछ सजा और जजा जरूर होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए लोग मोहतात हो जाए और आइंदा के लिए इस किस्म की हरकतें ना करें। और इसका बाकायदा एक कानून साजी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपने इतने अरसे प्रिंट मीडिया में काम किया, एडिटर की मर्जी के बगैर एक लाइन नहीं छप सकती थी। हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया। ठीक है नसीम साहब, ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द किसी तीसरे मुल्क के ईमा पर पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी करते हैं। नाम नहीं लिया, लेकिन किसी तीसरे मुल्क का जिक्र हुआ है और मुश्तरका बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक की सलामती के लिए ख़तरा हैं। उनकी आज फ़ॉरेन ऑफिस में भी मुलाकात हुई है और उनकी आज दूसरी तरफ आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है। अंबर, आप ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान कैसे देखती हैं? गुज़श्ता जो टेंशन हैं जो दोनों बॉर्डर्स की तरफ हुई उसके बाद। बिल्कुल, देखिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर की जो इस वक्त जो दौरा था और उनकी जो है अहम मुलाकातें हुई, सिर्फ वज़ारत ख़ारजा में और निगरां वज़ीर ख़ारजा के साथ नहीं बल्कि आर्मी चीफ के साथ भी हुई, और जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है जिसमें ये एतराफ़ किया गया है तीसरी क़ुव्वत है। इससे ज़ाहिर है नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन हमने हाल ही में देखा किस तरह वज़ारत ख़ारजा ने इंडिया के हवाले से भी खबर दी थी दोबारा से कि किस तरह से बैरून मुल्क उनकी जो सेल्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं और मुबैना तौर पर कत्ल भी हो रहे हैं पाकिस्तानी शहरियों के और दीगर लोगों के, असैसिनेशंस हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में कि जो इस वक्त जो डर खौफ था कि पाकिस्तान के हर सरहद पे मसले मसाइल होंगे जिसकी वजह से शायद इंतखाबात में ताख़ीर भी हो जाए, एक केओस की सिचुएशन मेरे ख्याल में इसकी तशदीद भी हो रही थी। इससे तो आपको जाहिर हो जाता है कि जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हैं जिसमें
डिसएग्रीमेंट्स भी आ जाती हैं इसमें, सरहद पार फायरिंग भी इस किस्म की हो जाती है। वो मामला सेटल हो गया है, एक सिस्टम, एक निज़ाम भी कायम कर लिया गया है जिसके तहत इन ऐसे वाक़यात को जल्दी से निपटा जाएगा ताकि एस्केलेशन वो ना हो जो हमें 2 हफ्ते पहले नज़र आई थी। जी नसीम सिद्दीकी साहब, पहले हमने डिमार्च किया, फिर हमने सफ़ीर वापस बुलाए, फिर हमने उनकी जाहरियत का जवाब दिया। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा हमारी सॉइल पे आए हैं और उन्होंने कहा ये सब कुछ कोई तीसरा मुल्क कर रहा है। आप ईरान के इस मौक़िफ़ से हैं, क्योंकि दूसरी तरफ 9 पाकिस्तानियों की शहादत भी है एक दिन पहले BLA की जानिब से, और वहाँ बलोच दहशतगर्दों की मौजूदगी अब तो साबित भी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो निशाना लगाया उसमें वो बलोच दहशतगर्द निशाना हुए। तो आप ईरान का इस मौक़िफ़ को मानते हैं कि जी वहाँ उनकी सॉइल पे जो हमारे दहशतगर्द बैठे हैं वो किसी तीसरे मुल्क की इमा पर बैठे हैं या ईरान की इमा पर ही बैठे हैं? देखिए, बिल्कुल गलत बात है, मैं इस बात को नहीं मानता। और मुझे भी याद है कि जब पिछले प्रोग्राम्स हुए थे, जब ईरान ने जारियत की थी, तो लोग कहते कि हमें जो है बैठ के अपना डिप्लोमेटिकली बात करनी चाहिए, और आपने कहा था कि नहीं, हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। और वो बात बिल्कुल ठीक थी। पाकिस्तान ने जब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो उनको समझ आई है कि पाकिस्तान कोई ऐसा हलवा नहीं है जिसको आप आराम से खा जाएंगे। आपको पता होना चाहिए था कि आपकी सॉइल अगर कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो आपको तो पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी। उल्टा आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने उसका मौसर जवाब दिया तो उनको शायद सबक मिला बहुत अच्छी तरीके से, और फिर वो गुफ्तो शरीफ की टेबल के ऊपर आए हैं। और अगर उनका मुल्क इस्तेमाल हो रहा है तो ये उनकी बात है। और पाकिस्तान ने बहुत दफा कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दोनों हमारे ब्रदर इस्लामी हमसाये मुल्क हैं, उनकी सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ होती है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितनी कुर्बानियां दी हैं, और अभी भी पाक फौज बड़ी जाफिशानी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो ईरान को वहाँ पे ये सोचना चाहिए कि जो उन्होंने BLA वाले या इस तरह के और दहशतगर्द हैं जिनको भारत की सपोर्ट हासिल होती है, उनको क्यों अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देने चाहते हैं। हमारे पास एक मौजूद है कुलभूषण यादव, जो आता था पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था और ईरान में चला जाता था। तो ईरान को चाहिए कि वो अपनी सफ़ेद दुरुस्त करे। पाकिस्तान ने हमेशा बरादराना मुल्क होने के नाते सफारती ताल्लुकात हमेशा बेहतर रखने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने बहुत ही गलत हरकत की थी जो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने पिछले दिनों मिसाइल अटैक्स किए थे। बहरहाल पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ईरान को देखना चाहिए कि उनके मुल्क में कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे खराबी है और किस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तो हमेशा हाजिर है। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ 20 साल से जंग लड़ रहा है और बड़ी जाफिशानी के साथ लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ईरान का मौक़िफ़ यहाँ पे बहुत कमज़ोर मुझे नज़र आता है। जी मुज़म्मिल, देखें, ईरान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में फ़र्क देखना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में आप फिर कह सकते हैं कि मेरा मतलब है कि वहाँ रेट ऑफ द गवर्नमेंट कितनी है, कितनी नहीं है, कितने सेफ़ हेवन्स हैं, कितने सेफ़ हेवन्स नहीं हैं। कोई बैठा है तो वो कोई लॉल ऐसी जगह है जहाँ पर अफ़गान हुकूमत की रेट मौजूद है या नहीं मौजूद है। लेकिन ईरान की हुकूमत की तो पूरे ईरान पर रेट मौजूद है। उनकी सॉइल पर अगर कोई दहशतगर्द बैठा है तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि तीसरे मुल्क की माँ पर बैठा है। भाई अगर रॉ का कोई नेटवर्क उनके मुल्क में मौजूद है तो वो रॉ का नेटवर्क ईरान की मर्जी से वहाँ मौजूद है। मैं नहीं मानता कि ईरान की मर्जी के बगैर कोई रॉ का नेटवर्क ईरान में मौजूद है या जाहिदान में मौजूद है या ईरानी हमारे बॉर्डर पर मौजूद है। वो ईरान की मर्जी से मौजूद है, स्ट्रेटेजिक मर्जी उनकी है। वो भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। पहले चाबहार पे हमने भारत का और ईरान की बहुत मोहब्बत देखी, फिर भारत चाबहार से भाग गया। तो ईरानियंस का जो मौक़िफ़ है वो बहुत कमज़ोर है। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जितना हमारी अनरेस्ट है उसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है, और ईरान उसमें एक साइलेंटली जो है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इंडिया और दूसरी कुव्वतों में बलूचिस्तान में वो सारी अनरेस्ट पैदा करने का। क्यों अंबर? अच्छा, मैं यहाँ सवाल आपसे करना चाहूँगी और समझ आपकी, क्योंकि मैं इत्तेफाक नहीं करती। मैं उन ममालिक में भी जहाँ आपका रेट ऑफ द स्टेट मौजूद है, हम पाकिस्तान की ही अगर मिसाल हम सामने रख लें तो ऐसा नहीं होता कि दहशतगर्द तंजीमें या स्लीपर सेल्स कहीं ना कहीं आपको नज़र आते हैं जो चाहे मुल्क के अंदर हो चाहे सरहद पार हो, वो कुछ हमला करते हैं, अटैक करते हैं। आप देख लें कि हम अमेरिका की अगर मिसाल ले लें, 9/11 की मिसाल ले लें, वहाँ दहशतगर्द हमले नहीं हुए। वो इंटेलिजेंस फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन दहशतगर्दी पर काबू अंबर कोई एक आधा वाक़या हो जाना
किसी एक वाक्य यही मैं कहना चाह रही हूँ। लेकिन अगर कोई वहाँ सेफ है, मवाजना करें, आप मवाजना करें ना, तो दूसरी तरफ भी एक मवाजना हो सकता है कि इसका ये नहीं मतलब कि ये इस किस्म के स्लीपर सेल्स। अब आप देख ले, आपने कुलभूषण जाधव का दोनों ने आपने जिक्र भी किया। पाकिस्तान या जो पाकिस्तानी रियासत है, रिट ऑफ द स्टेट अगर नहीं है, तो फिर हम सवाल नहीं कर सकते कि कुलभूषण जाधव और उनके नेटवर्क्स कैसे ऑपरेट कर रहे थे कामयाबी से। देखिए, एक सवाल तो फिर बनता है ना, बिल्कुल बनता है, यानी कि यहाँ उनकी लेकिन ईरान में भी हो सकती है, लेकिन नहीं। तो ये दलील मैं जब कोई तंजीम वहाँ पे अपना दफ्तर बना ले, अपना हेडक्वार्टर बना ले, वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर दे, वो रियासत छुप छुपा कर काम तो हो सकता है, लेकिन इतना ओपनली रियासत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हम फिर बात कर लेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।